सो हाय, दिस इज गौरव सिंह। वेलकम्स टू टाइम्स टू नो। समय है कुछ सीखने का। हियर इज द आईडी ऑफ माय फेसबुक एंड माय इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी फॉर पीडीएफ और एनी अदर रेगुलर अपडेट्स। हियर इज द आईडी, यू कैन सी दैट। तो चलिए आगे देखते हैं। सो क्रोनोलॉजी समझते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो न्यूज़ ये है कि गुजरात के गरबा को गुजरात में जो गरबा डांस होता है उसे यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो ये न्यूज़ है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर देखेंगे उसमें इशू क्या क्या होते हैं। और आखिरी में हम लोग थोड़ा सा गुजरात के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, जिसने बताया है कि गुजरात का गरबा जो है वो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो चुका है। इसी इसी की तरह ये गुजरात का गरबा जो है ये 15वां एलिमेंट बन गया है, जो कि इस लिस्ट जो इंडिया के एक ऐसा एलिमेंट इंडिया का एलिमेंट जो कि इस लिस्ट में शामिल हुआ है, वो गुजरात का गरबा 15वें नंबर पे है। इसी में देखें तो अभी हाल में कुछ 2 साल पहले कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो कि 14 नंबर पे है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सो यहाँ देख लीजिए, गुजरात ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम फॉर्म गरबा वाज ऑन December 6 इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। सो जैसा कि बताया है, द पॉपुलर डांस फॉर्म इज द 15th। ये 15वां नंबर का कल्चरल आइटम है जो कि इंडिया का है, उसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। कोलकाता का दुर्गा पूजा अभी 2 साल पहले इसे शामिल किया गया था। और गरबा जो है इसे यूनेस्को के 18वें सेशन जो कि बोट्सवाना में हो रहा था, वहाँ पे गरबा को शामिल किया गया है। सो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन से सेशन में तो ये 18वां सेशन चल रहा था और कहाँ पे, बोट्सवाना में। बोट्सवाना एक कंट्री का नाम है जो कि अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आइए गरबा के बारे में कुछ देखते हैं। तो गरबा एक डांस फॉर्म है जो कि गुजरात में ओरिजिनेट हुआ है। इट इज यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि विच स्पेंस 9 nights एंड इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द हिंदू गॉडेस दुर्गा। ये फेस्टिवल जो है वो माँ गॉडेस दुर्गा को समर्पित है। तो चलिए, गरबा में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी और रिदमिक मूवमेंट्स होता है, ऑफन परफॉर्म इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन। आप लोग जरूर कहीं ना कहीं या टीवी में ही या अगर आप सीरियल देखते होंगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी ये गरबा बहुत ही फेमस रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। द डांस इज accompanied बाय ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक। और देख लीजिए इसमें किस तरह के पोशाक पहनते हैं लोग। हाथ में एक स्टिक रहता है जो कि छोटा सा स्टिक जो कि सजाया हुआ रहता है, जिसे हम डांडिया स्टिक कहते हैं। डांसर टिपिकली वियर कलरफुल ट्रेडिशनल अटायर एंड ऑफन यूज स्मॉल डेकोरेटेड स्टिक्स। ये स्टिक है इनके हाथ में, बट देख सकते हैं ये डेकोरेटेड तो नहीं है लेकिन डेकोरेटेड रहता है। सो इसी को डांडिया कहते हैं, ये डांस का पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आइए यूनेस्को के बारे में हम लोग देखते हैं। सो यूनेस्को का अगर देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 16 नवंबर 1945 को स्टेब्लिश हुआ है। सो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन को स्टेब्लिश किया गया था ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और इस टाइप की जो वॉरफेयर हुआ था वो दोबारा नहीं हो। इसीलिए सारे कंट्री ने मिल के ये डिसाइड किया था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन फिर से नहीं हो, ऐसी लड़ाई फिर से नहीं हो। तो इसीलिए यूएन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बट उनको ये लगता था कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट से सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट से ये कंट्री में अगर देखा जाए तो पीस सिर्फ इन दोनों से नहीं होगा, अगर सॉफ्ट पावर भी कहीं ना कहीं कुछ रोल करता है। तो इसीलिए यूनेस्को को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम था एजुकेशनल साइंस कल्चर को प्रमोट करना था। तो आइए वही चीज़ लिखा हुआ भी है, देख लेते हैं।
It is a specialized agency of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, the science, culture and communication. तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका एम क्या है? यही जैसा बताएं, इट एम्स टू एडवांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, सपोर्ट एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, फोस्टर साइंटिफिक नॉलेज एंड इनोवेशन एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। इनका मेन फोकस कल्चरल हेरिटेज को ही प्रिजर्व करने का है। तो चलिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? तो दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। टेंजिबल होता है जिसे हम टच कर सके, जैसे कोई फोर्ट है, कोई पैलेस है, तो उसे हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल कल्चर है। इनटेंजिबल क्या हो सकता है? इनटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई डांस कर रहा है तो वो एक स्किल है, कोई एक्सप्रेशन है, ये एक स्किल है, इसे हम परफॉर्म कर सकते हैं बट इसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जाता है। सो एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज ए प्रैक्टिस, रिप्रेजेंटेशन, expression, knowledge or skill considered by UNESCO to be a part of place cultural heritage। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं अपने धरोहर को प्रिजर्व करने के लिए। सो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम लॉन्च किया था। उसी को फिर से रिवैम्प करके, फिर से मॉडिफाई करके इसे लॉन्च किया गया है। इसका एम है कि प्राइवेट लोग भी इस मुहिम में शामिल हो। तो देखिए, वही लिखा हुआ है, इट एम्ड एट इनकरेजिंग प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड अदर फर्म्स टू अडॉप्ट एंड मेंटेन स्टेट ओन्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। लेकिन ये अंडर रहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, बस उसके अंडर में ये काम करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन February 2023 the government announced that it will hand over around 1000 monuments to the private sector for their upkeep under the control of the Archaeological Survey of India। तो प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट पार्टनरशिप हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ प्रिजर्व करेंगे, लेकिन वो अंडर रहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के में ही। सो चलिए आगे देखते हैं। सो जो इस बिजनेस को या कोई प्राइवेट कंपनी अगर उसे हैंडल करती है तो उसे मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाएगा, उस कंपनी को मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाएगा। तो ये कुछ थे। अब देखिए इसमें इशू क्या क्या हो सकते हैं। सो सबसे पहला है लैक ऑफ एक्सपर्टीज। सो लैक ऑफ एक्सपर्टीज में क्या आ सकता है? अगर बिल्डिंग में कोई, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, ये कोई बिल्डिंग है, अगर प्राइवेट कंपनी इसमें आती है, अगर इसको प्रिजर्व करती है, तो अगर बिल्डिंग में मान लीजिए कुछ खराबी हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इस साइड कुछ खराबी हो रहा है, तो कंपनी उसे प्रिजर्व कैसे करेगी? तो कुछ वो मॉडर्न तरीका से उसके ऊपर रिपेयर कर देगी, तो फिर उसका तो अस्तित्व ही हट जाएगा। अगर हम देखने आ रहे हैं कोई साइट को, तो हम ये देखने आ रहे हैं कि पहले के लोग उसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करते थे, क्या उनका डिज़ाइन रहता था। लेकिन अगर उसके मॉडर्न तकनीक अगर हम उसमें अपनाएंगे तो फिर उसका तो हम लोग अस्तित्व ही हटा दे रहे हैं। सो इसीलिए ये सब कुछ इशू हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। अलाउइंग बिजनेस विदाउट एक्सपर्टीज in heritage preservation to construct and maintain heritage sites can lead to the risk of losing historical significance and misrepresenting India's past। तो of course उसका historical significance जो है वो lose कर सकते हैं हम लोग, एक ये problem हो सकता है। आगे क्या है? undermining local communities। अब देखिए, अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कोई साइट पे जाते हैं, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि अगल बगल कुछ ना कुछ दुकान रहते हैं, या चाहे वो ठेला हो, या तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उस पर बहुत इकोनॉमिक के लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है उस साइट पे। सो अगर प्राइवेट लोग आते हैं तो वो खुद के अपने बिजनेस चालू कर लेंगे, और वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाएगा, तो उनके फिर इकोनॉमी का क्या होगा? तो फिर उनके ऊपर बर्डन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये कुछ रीज़न है। तो आइए देख लेते हैं। द स्कीम में अंडरमाइन लोकल कम्युनिटीज relationships with historical site, endangering livelihoods of those who have lived near the site and made a living। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लैक हो सकता है? जैसा कि पहले बताएं कि अभी की जो इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है और जो पहले के थे, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वही चीज़ है, लैक ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन मॉडर्न डे इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल एंड प्रैक्टिसेस।
प्रिजर्व करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसे मॉडर्न में कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा के उसको फिर से रिपेयर कर दें। सो उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को हमें ख़त्म नहीं करना है, ये बेसिक ध्यान रखना है हमें। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये तो हमेशा से रहा है। There are several types of environment pollution which are killing the heritage properties. एग्जाम्पल ताजमहल, जैसे कि ताजमहल में हो रहा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से बहुत ज़्यादा उस पर सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से उस पर साफ देख सकते हैं ब्लैक कलर का। अगर वो टॉम देखा जाए, ये जो ताजमहल का रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वहाँ पे आगरा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह इंडस्ट्रीज है, तो ये एक ब्लैक कलर का यहाँ पे कोट जमा हो रहा है। तो ये सब कुछ है जिसे ऑयल रिफाइनरी एट मथुरा से हटाया जा सकता है। सो अगर ओवरऑल देखें तो इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेप तो ले रही है अपने धरोहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए वही लिखा हुआ भी है। ओवरऑल द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज and has taken steps to safeguard and promote these rich and diverse cultural expressions. तो चलिए आगे देखते हैं। आइए अब गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुजरात जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। ये इंडिया है, अपना प्यारा इंडिया। तो इस साइड कहीं ना कहीं गुजरात है, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है, 1600 किलोमीटर का। अगर सारे कंट्री से मुकाबले देखें तो सबसे ज़्यादा गुजरात का लंबा कोस्ट लाइन है। और ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म में, और 9वें नंबर पे है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में। सो इट इज़ बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर ये पिक्चर देखें, सॉरी बट क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में ये राजस्थान है। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टू द साउथ, यहाँ कहीं दादर और नागर हवेली है जो कि यूनियन टेरिटरीज है। महाराष्ट्र टू द साउथ ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द ईस्ट, सॉरी यहाँ कहीं देखें मध्य प्रदेश है, ये साउथ में देखें साउथ, तो ये महाराष्ट्र है, वही लिखा हुआ भी है। एक सेकंड। सो यही बात है। यहाँ देखिए गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, ये सब है जो इसके ब्यूटी बढ़ाती है। एंड द अरेबियन सी एंड द पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ सिंध टू द वेस्ट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरिया पाकिस्तान से भी शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर के टर्म में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बात है। आइए आगे देखते हैं और क्या है। और कुछ कुछ साइट क्या है गुजरात में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑन नर्मदा रिवर। एक सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बाद, सॉरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले थे, उसके बाद अब जब से ये बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो वर्ल्ड के नंबर 1 पे स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी आ रही है। उसके बाद गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, ये एशियाटिक लायंस के लिए बहुत ही अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद कहीं ना कहीं रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, चाहे वो सोमनाथ टेम्पल हो या सन टेम्पल हो मोदेरा में, जो कि है सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में है। सो ये है कुछ गुजरात के बारे में। आइए आगे देखते हैं। चलिए इतना ही था इस वीडियो में। आई थिंक इट इज़ वेरी, दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूएबल टू यू। चलिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।